वेलकम फ्रेंड्स, हम इन न्यूमेरिकल की सीरीज में आपके लिए एनसीईआरटी के क्लास 11th के क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। क्लास 11th के वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो टिपिकल हैं। टिपिकल से मेरा मतलब यह है उस कॉन्सेप्ट को आपको जेई और नीट और स्कूल एग्जाम, तीनों एग्जाम्स के लिए वो जरूरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम आपके सामने सॉल्व करेंगे एक एक करके। है क्या, कई बार क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इतने अधिक होते हैं, कई बहुत से ऐसे भी हैं जो इस तरह काम के नहीं है जो आपको एग्जाम में मददगार हो, तो इसके लिए ये सीरीज स्पेशली उनके लिए है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एनसीईआरटी का 2.3 क्वेश्चन है। यह आपके डायमेंशंस के चैप्टर का है। आराम से क्वेश्चन पढ़ लें। उसने बताया कि 1 जूल 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में होता है और आपको 4.2 जूल को एक नई यूनिट में बनाना है जिसमें मास की वैल्यू अल्फा है, लेंथ की वैल्यू बीटा है और टाइम की गामा है। तो अब आपको निकालना है। देखिए क्या तरीका होता है हमारे पास कभी भी किसी चीज को कन्वर्ट करने का। यूनिट्स कन्वर्जन के लिए सबसे पहले तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए किस चीज की है, उसकी डायमेंशन। तो आपके पास एनर्जी की डायमेंशन आपके पास सामने दी भी हुई है, वैसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एग्जाम में आपको दी नहीं जाएगी, आपको पता होनी चाहिए। तो हमको मालूम है mL2T-2 है और कन्वर्जन का तरीका यह है कि n1 टाइम्स, माने n1 की वैल्यू, n1 मैग्नीट्यूड है mLT में और शुड बी इक्वल टू n2 टाइम्स m2L2T2-2। बस ये एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा m1 m2 यूनिट्स में। अब हमने क्या करना है, निकालिए। देखिए n2 क्या बन गया, हमने नया निकालना है n1 इंटू m1 L1T1-2 और m2 L2 मतलब 3/2 एंड T2 अब इसमें m1 L1T1 क्या है, ओरिजिनल यूनिट के, क्योंकि वो n1 सामने मल्टीप्लाइड है, और m2 L2T2 क्या है, दूसरे नई यूनिट्स के। आप जानते हैं हमारे केस में n1 वाली यूनिट थी जो जूल में आपको दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर है। तो आप मास को लेंगे किलोग्राम में, लेंथ L1 को लेंगे मीटर में और सेकंड को मतलब T1 को लेंगे सेकंड में। परंतु दूसरा वाला जो M2 आएगा वो आएगा अल्फा kg, लेंथ जो आएगी वो आएगी बीटा मीटर और टाइम आएगा आपके पास T जो आएगा वो गामा सेकंड में आएगा। आप इसकी वैल्यू को करने से पहले सबसे पहले हम M1 L2 और T1 मतलब M1 by M2, L1 by L2 और T1 by T2 की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। देखिए ये लिख लिया हमने, वैल्यू दे दी हमने m1 की, n1 की और 4.2 कर दिया। अब हम m1 जैसे मैंने आपको बताया ओरिजिनल यूनिट वाले हैं और m2 दूसरी यूनिट की, हमने उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखिए 1 kg by अल्फा kg, 1 मीटर by बीटा मीटर एंड 1 सेकेंड by गामा। अब आप देख सकते हैं m की पावर में तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो अल्फा टू दी पावर -1 आएगा, लेकिन बीटा की पावर -2 आ जाएगा, जबकि गामा की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि गामा की पावर ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस से प्लस बन जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो आपने समझा, ये क्वेश्चन टिपिकल बताने का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से हर एग्जाम के लिए, स्कूल के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है जो आपको आना चाहिए। एक बार आपको डायमेंशंस पता हो तो आप यूनिट्स को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, ये इस न्यूमेरिकल से या इस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस लेने हैं हमने। ये देखिए हमारे पास, देखिए आराम से पहले पढ़िए। मेरे वीडियो को करने का ढंग आप हमेशा समझिए। सबसे पहले पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आपको आ रहा है तो चिंता बिल्कुल ना करें, और यदि अटकते हैं तो पहले मैं वीडियो को मैंने डिस्कस करता हूं उस क्वेश्चन को, उस हिंट के बाद अगर आप कर सकें तो उसको देखिए, अन्यथा अंत में आपकी जरूरत होगी तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं।
हमारे पास एक शीट है, रेक्टेंगुलर मैंने बना दिया, देखिए ये। अब मुझे क्या चाहिए? एरिया। एरिया माने टोटल सरफेस एरिया। अब शीट का क्या होता है? LBBHL ट्वाइस कर देते ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट एंड ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि 6 सरफेस हैं तो 3 सरफेस का निकाल के इंटू 2 कर देंगे, और वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा। जिनको समझ आ गया कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर के समय आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप देखिए, जो भी मल्टीप्लिकेशन यहां पर हो रहा है, पहली बात तो 2.01 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 0.0201 आ जाएगा, और मिनिमम आपके पास सब में आप देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम वाले में है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर, हालांकि लेंथ में और लेंथ और ब्रेड्थ में आपके पास जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन क्योंकि थिकनेस में आपके पास 3 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है और मेरा पास फाइनल आंसर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का ही आना है। बस यही कलाकारी है इस क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एक बात और समझिएगा माइंड में कि जब भी आप ऐसी वैल्यूज निकालेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को यहीं से खत्म करना शुरू मत कीजिए। पहले पूरी वैल्यू निकालिए, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर को खत्म कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप लेंथ को 4.23 नहीं लेंगे या ब्रेड्थ को 1.00 नहीं लेंगे, आप लेंगे सारी, और लास्ट में जो निकलेगा उस वक्त हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, लास्ट में मेरे पास ये आया। अब यहां पर मुझे अब कोशिश करनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, तो 8.7209, अगला 0 है, 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए मेरी वैल्यू 8.72 मीटर स्क्वायर ही इसकी वैल्यू आने वाली है। इसी तरह आइए जरा हाइट को लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट से वॉल्यूम निकाल कर देखते हैं। ये देखिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको और संपूर्ण वैल्यू मेरे पास ये आई। लेकिन आप जानते हैं 0.0 फॉर्म में मेरे पास आ रहा है, तो शुरू के 2 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो 855, ये 3 चीजें मेरे सिग्निफिकेंट फिगर में हैं और मुझे इतने में आंसर देना है। परंतु इससे अगली फिगर जो 2 है, वो 2 मतलब 5 से बड़ी नहीं है। अगर 5 से बड़ी या 5 से छोटी है तो मेरे पास आंसर बिल्कुल ठीक है। यदि 5 है तो मुझे सोचना पड़ता है ऑड इवन का चक्कर, जो मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं। लेकिन इस केस में क्योंकि 5 से कम है, वो वैल्यू मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो अंत में मेरा उत्तर 0.0855 मीटर क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के पीछे क्या बेसिक्स था कि आपको यह समझना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हर चीज बाद में राउंड ऑफ होती है। वो आपने समझ लिया। चलिए इसके आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एरर्स का है और पढ़ लीजिए जरा क्वेश्चन। चलिए, अब आपको मालूम है कभी भी एरर निकालनी होती है, इसमें सब चीज प्रोडक्ट या डिवीजन में है, तो इनके जो एक्सपोनेंट होते हैं, जैसे a का 3 हुआ, b का 2 हुआ, c का हाफ हुआ और d का 1 हुआ, उससे उनकी एरर्स को, उनकी रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई किया जाता है। ध्यान रखना, अगर c की आप एक्सपोनेंट को -½ मान रहे हैं, जो भी है भी, लेकिन एरर में हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल लेने के लिए उस c को भी +½ लिया जाएगा, और d की जैसे -1 आ रही है तो d को प्लस में लिया जाएगा। इनको समझ आ गया है वो क्वेश्चन करें। बाकी लोग अब हिंट को देखें। ये देखिए, हमारे पास डेल्टा p बाय p की वैल्यू निकालनी है, जो थ्राइस ऑफ डेल्टा a बाय a, 3 गुना। क्यों? क्योंकि a के ऊपर पावर 3 है क्वेश्चन में।
बी पर पावर 2 है, हमने ट्वाइस कर दिया। सी के ऊपर पावर हाफ थी माइनस, लेकिन माइनस मैंने कहा आपको बताया हम लेते नहीं है, इसीलिए हाफ लेंगे। और डी की पावर 1 है तो -1 है, उसको माइनस नहीं लेंगे, तो ऑल सबको हमने प्लस कर दिया। अब हमने क्या करना है, डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है परसेंटेज 1/100 हो गया, तो मैंने सबकी परसेंटेज इस तरह वैल्यू रख दी। 3 इंटू 1/100, 2 इंटू 3/100, हाफ इंटू 4/100, 2/100। अब इस सबको सबकी वैल्यू निकालेंगे। 3 पहले आया, 6 बाद में आया, 6 और 3 9, और फिर 2 और 2 13% मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 13/100। अब परसेंटेज एरर 13% आ गया। अब ये बता रहा है कि आपके पास एरर कितने हद तक थी। अब रिलेशन कितना बताया, 3.763। तो मेरे पास एरर कहां तक आ रही है, डेसिमल के 2 पॉइंट तक। इसलिए अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में भी हमको राउंड ऑफ 2 डिजिट तक करना है सब कुछ। 3.763 में हल है, भले ही 4 डिजिट है, लेकिन हमारी एरर क्योंकि 2 डिजिट तक सीमित है, इसलिए मेरे को इसको 2 डिजिट तक करना है। और क्योंकि 3.7 के बाद अगला डिजिट 6 था, 6 5 से बड़ा होता है, तो मैं 7 में एक ऐड करके इसको 3.8 इसकी वैल्यू बताऊंगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रोडक्ट वाले में कैसे करना है, एरर वाले में आपको पता है, अगर आप एडिशन होती है तो स्ट्रेट अवे एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो रिलेटिव एरर ऐड होती है। तो ये रिलेटिव एरर ऐड करके हमने, क्योंकि सब कुछ प्रोडक्ट डिवीजन में था, उसका आंसर निकाला। अब अगली बार आते हैं इसके, ये एक और क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसको आराम से। चलिए, जिनको समझ आ गया वो करना शुरू करें, और जिनको डाउट है वो जरा समझें। हमारे को क्या बताया है कि आपके पास एक बुक में अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक बात याद रखिए, फॉर्मूलोज में क्या होता है, फॉर्मूलाज में एक बात याद रखनी है, जितनी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और जिसके इक्वल हो रही हैं, हर चीज की इंडिविजुअल डायमेंशन सेम होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात आपके दिमाग में होनी है कि साइन कॉस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, क्योंकि इससे एंगल लिया जाता है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, एंगल की यूनिट, आइडियल यूनिट एंगल की आर्क अपॉन रेडियस होती है। तो आर्क भी लेंथ में होता है, रेडियस भी लेंथ में होता है, तो इसलिए ये डायमेंशन लेस होता है। तो किसी भी एंगल, साइन कॉस टैन के अंदर जो एंगल है, एंगल की डायमेंशन 0 होनी चाहिए, अंदर डायमेंशन लेस होना चाहिए, और जहां पर इक्वल टू आ रहा है वहां पर डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, इन सब क्वेश्चन में y शुरुआत में है, सो y क्या बताया उसने, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब y की डायमेंशन तो पक्का l हो गई। और a बताया, नीचे लिखा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज एम्पलीट्यूड, मतलब l। तो y की डायमेंशन भी l है, a की डायमेंशन भी l है। v आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, lt-1, और t टाइम पीरियड है। अब एक एक करके डायमेंशन देखिए। a वाले में देखिए, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी। स्मॉल t इज टाइम और बड़ा वाला t टाइम पीरियड है। तो 2 पाई की डायमेंशन अपने आप में होती नहीं है, तो t बाई टी बन गया डायमेंशन लेस, और उसके बाहर लगा हुआ है a जो l है, और y की डायमेंशन भी सेम है। तो पहला वाला तो ठीक हो गया। आइए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में आप देखिए, a तो आना ही था, साइन vt आ गया। जहां vt आ गया मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम आ गया। वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 है, t की t है, तो इसकी डायमेंशन l आ गई। तो एंगल के अंदर डायमेंशन l आ गई, जो किसी हालत में नहीं हो सकती। क्लियर? आइए अब C पॉइंट पर आइए। C के अंदर क्या है देखिए, शुरुआत में ही L की डायमेंशन y होगी, लेकिन a बाई टी की डायमेंशन y नहीं हो सकती, क्योंकि a की डायमेंशन L है और t उससे डिवाइड किया है, तो वो नहीं हो सकती। लेकिन साइन t बाई a से भी ये डायमेंशन करेक्ट नहीं हो सकती, अगर a बाई टी नहीं होता तो भी। तो हमें दोनों तरीके से देखना है। तो एंगल के अंदर डायमेंशन नहीं हो सकती है, उसके लिहाज से भी साइन वाला गलत है C पार्ट में, और a बाई टी एम्पलीट्यूड के लिहाज से गलत है।
आइए अब डी पार्ट को देखते हैं। डी में y तो l आ गया स्टार्टिंग में, y इक्वल्स टू a रूट 2। अब रूट 2 की डायमेंशन कुछ नहीं होती, रूट 2 एक नंबर है, तो हमारे पास a रूट 2 की डायमेंशन भी a के बराबर होगी। चलिए हमारे पास डायमेंशन से बाहर तो चीज क्लियर होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर देखते हैं। अंदर देखिए cos 2 पाई t बाई टी है और sin 2 पाई t बाई टी है, तो दोनों के एंगल में 2 पाई इंटू टी बाई टी है, तो t टाइम है, कैपिटल T टाइम पीरियड है, दोनों की डायमेंशन t ही होनी है, तो आप देख सकते हैं दोनों की डायमेंशन कुल मिला के सेम आ रही है। तो क्या क्लियर हो गया, हमारे पास B और C ये दोनों गलत हो गए। C में गलती का एक कारण और भी है कि a बाई टी है, ये दो चीजें आपके पास गलत उसमें आ गई। तो हमें कहीं पर भी चेक करना हो कि कौन सी इक्वेशन फंडामेंटली करेक्ट है, कौन सी गलत है। डायमेंशन की ये जानकारी आपको बहुत जगह मदद करती है। आइए एक और क्वेश्चन हम डायमेंशंस में और लेते हैं। ये देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। आइए, मेरे पास लेफ्ट साइड में इस क्वेश्चन में m है, राइट साइड पे m0 है, दोनों मास हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 माइनस वी स्क्वायर है, तो नीचे वाली क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर अगर m आ गया नीचे डायमेंशनलेस होना चाहिए। और दूसरी बात, 1 में से वी स्क्वायर तो माइनस आप कर नहीं सकते, 1 तो स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, मतलब 1 है जिसकी डायमेंशन नहीं है, परंतु वी स्क्वायर की डायमेंशन तो वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब हमें कहां करना है, क्वेश्चन रह गया c को पुट करना है, और c क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो v की डायमेंशन और c की डायमेंशन बराबर हैं, तो आप या तो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कीजिए या v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कीजिए, क्योंकि v स्क्वायर के नीचे c स्क्वायर आएगा या सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये दो ही उत्तर हो सकते हैं। डिनोमिनेटर को डायमेंशनलेस बनाना है, इसीलिए आपने यहां पर 1 माइनस वी स्क्वायर डायमेंशनलेस करना। इस वजह से आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपके पास विल मेक डायमेंशनलेस, यही अकेला उत्तर लगाकर आप ठीक कर सकते हैं। या सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा सिर्फ वो पुट करो तो हम डिनोमिनेटर में ही पुट करते हैं। वैसे 1 माइनस सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर भी करेक्ट है, लेकिन वी स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में है। तो ये थे चंद क्वेश्चन, चंद स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के थे और जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण थे, ताकि आप इनको यूज करें और समझें। बेसिकली ये क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार समझने के लिए। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, आप इसको जरा समझें। एनसीईआरटी के बुक के अंदर एक ही नेगेटिव पॉइंट आते हैं, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन बार बार नहीं आते, लेकिन हाँ हर टाइप का सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें छांटा होता है। जो लोग सिर्फ रिफ्रेशर्स के क्वेश्चन करते हैं, जो बाहर की गाइड्स होती हैं, उनको प्रॉब्लम कई बार मैंने देखा है नीट जेईई और स्कूल एग्जाम में होती है, सर हमने ये तो ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि कई बार रिफ्रेशर चीजें, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, लेकिन ये जो सटीक क्वेश्चन है कुछ कुछ एनसीईआरटी के होते हैं, तो वो सटीक क्वेश्चन ही आपको समझ लेने चाहिए ताकि उनको आसानी से कर सके। इस वीडियो को देखें, अपने मित्रों को बताएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।